गाइस वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के अग्रवाल और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट राजस्थान। राजस्थान का जो पेपर हुआ था 2013-14 के अंदर, उससे रिलेटेड अपन ने जो पहला पेपर सेकंड जो है, पेपर सेकंड के 25 क्वेश्चन जो है वो लास्ट वीडियो में अपन ने सॉल्व कर लिए थे। उसी के अगले जो 25 क्वेश्चन है उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। खास तौर से देखो, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रही है तो आप लोगों का जो अभी टाइम शेड्यूल है या प्रिपरेशन करने का टाइम शेड्यूल है वो किस प्रकार का है कि कोई भी चैप्टर, कोई भी यूनिट आप जो पढ़ रहे हो, प्रत्येक यूनिट के ऐसे क्वेश्चंस रेंडमली सोल्व करना, ठीक है ना। यूनिट के जो क्वेश्चंस है वो रेंडमली कहीं भी नेट से सोल्व करना, यूट्यूब से सोल्व करना, कहीं से भी रेंडमली आप क्वेश्चन सोल्व करके देखो तो आपको खुद का जो बेसिक मतलब यूं कहें आपका जो कंसेप्ट है वो कैसा है, काम कर रहा है या नहीं कर रहा, पढ़ा हुआ याद है या नहीं है, उन सभी चीजों के लिए इस टाइम पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा रखिए आप लोग। क्योंकि 26 एग्जाम है, 26 को ही, 26 मार्च को, उसके बाद में एमपी के एग्जाम है। तो एमपी वाले भी सेम वैसी कंडीशन है। एमपी वाले के लिए फिर भी थोड़ा सा भी टाइम है, तो एमपी वाले जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं वो इसी प्रकार से क्वेश्चंस डेली की डेली जो वीडियो है सिर्फ आधी घंटा लगता है। आधे घंटे में आपको अगर 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलती है, 25 की 3 चीजें मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ तो कुछ क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा बन जाते हैं आपको, तो थोड़ा बेनिफिट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। और राजस्थान वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अभी सोल्व करके रखें, डेली प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे, कॉन्फिडेंस रहे, और जैसे एग्जाम में आप अपियर होगे तो उस टाइम पे उसके बेनिफिट्स है वो आपको अपने आप पता लग जाएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 25 तक अपन देख लिए थे लास्ट वीडियो में। अभी क्वेश्चन नंबर 26 देखते, और जो भी स्टूडेंट भी टेलीग्राम ज्वाइन जरूर रखो ताकि आपको जो भी इंफॉर्मेशन है डेली की, कोई नेट की है, कोई सेट की है, या फिर कोई भी आईसीआर नेट की है, जो भी चीजें जो टेलीग्राम बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है वो वहां पर मिल रही है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन, लाइफ साइंस, और अपना जो लोगो है यूट्यूब वाला वही वहां पर लोगो है, ठीक है, वहां से आप पहचान लोगे। क्वेश्चन नंबर अपन देखें 26 में अपन देखें, विद रेफरेंस ऑफ थर्मो रेगुलेशन हायर मेमल्स आर। देखो, थर्मो रेगुलेशंस का मतलब है अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। बाहर का सराउंडिंग इन्वायरमेंट कैसा भी हो, लेकिन आपका इंटरनल इन्वायरमेंट हमेशा स्टेबल होना चाहिए। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। जैसे अपन है, अपना आसपास का इन्वायरमेंट कैसा भी है, अपनी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस से, अपन कैसे हैं, एंडोथर्मिक है, ठीक है ना। कई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सरवाइव करने के लिए बाहर का जैसा इन्वायरमेंट है वैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर है वो क्रिएट करते हैं, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग जीते हैं वो लोग, एक्सोथर्मल होते हैं। अपन कैसे हैं, एंडोथर्मल है। तो यहाँ पर दे रखा है मेमल्स, हायर मेमल्स के अंदर जो थर्मो रेगुलेशंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो एंडोथर्मिक होते हैं, उनकी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो आ जाएगा एंडोथर्मिक आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 27 में। देखो भाई, द येलो स्पॉट ऑफ रेटिना। देखो, जो रेटिना है, रेटिना के जस्ट पीछे की तरफ अपन देखें, मतलब आई जो है उसके जस्ट पीछे रेटिना, रेटिना के सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर येलो स्पॉट जो बना हुआ रहता है वो अपनी आई के अंदर खासतौर से किसी भी इमेज को जिसको अपन देखना चाहते हैं उसके शार्पनेस के लिए यूजफुल होता है। इसके लिए शार्पनेस इंक्रीज करने के लिए, शार्पनेस में रोल प्ले करता है, उसे अपन क्या कहते हैं, तो ये जो स्पॉट होता है येलो कलर का उसका नाम क्या है, मैक्यूला लूटिया। मैक्यूला लूटिया के नाम से जानते हैं, जो शार्पनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है और सेंटर ऑफ रेटिना के अंदर पाया जाता है, मतलब रेटिना के सेंटर में पाया जाता है। इसका राइट आंसर आ जाएगा अपना डी ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 28। यहां पर देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइलेंट म्यूटेशन। देखो भाई, साइलेंट म्यूटेशन के नाम से है कोई भी ऐसा म्यूटेशन कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड में अगर गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया है, जैसे 3 कोडोन जो होते हैं वो 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो अपन कहें यहाँ पर TTC है और ये कन्वर्ट हो गया TTT, कन्वर्ट हो गया। अब ये जो है TTC ये किसको कोड करता था, लाइसिन को, और ये जो बना है वो भी किसको करता है, लाइसिन को कोड करता है। तो कोई प्रोटीन के अंदर चेंजेस तो नहीं हुआ,
प्रोटीन स्ट्रक्चर में पहले भी एमिनो एसिड लाइसिन ही था, अभी भी लाइसिन है, लेकिन जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन उत्पन्न हो गया। जेनेटिक लेवल पे कैसा हो गया, सी की जगह पर क्या आ गया, टी आ गया। तो जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन हुआ है। और ऐसे छोटे छोटे जेनेटिक लेवल पे अगर वेरिएशन होते हैं तो उस स्पीसीज में इवोल्यूशन जेनेटिकली वेरिएशन जेनेटिकली पॉलीमॉर्फिज्म उत्पन्न होती है, ठीक है ना, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। लेकिन मॉर्फोलॉजिकली या फिर प्रोटीन लेवल के ऊपर कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता, लेकिन इवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन देखते हैं अपन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड द साइलेंट म्यूटेशन के बारे में पूछा गया। अब देखो, आप मैंने आपको कंसेप्ट बता दिए। यहां पर देखो, पहला देखो, ड्यू टू डीजेनरेसी एमिनो एसिड विल नॉट बी अल्टर्ड। ये तो सही है, इसमें कोई चेंज नहीं होता एमिनो एसिड में। रिजल्ट इन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैंने बता दिया आपको, ऑर्गेनिज्म में पॉलीमॉर्फिज्म उत्पन्न होते हैं किसके कारण से, हल्के हल्के चेंजेस होने के कारण से। तो ये भी सही है। यहां पर आगे देखो, इन्वॉल्व द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द ट्रिपलेट कोडॉन, इन्वॉल्व द सेकेंड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द ट्रिपल कोडॉन। आगे देखो एक बार, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू वेरिएबिलिटी इन डीएनए सीक्वेंस। ये तो ठीक है, वेरिएबिलिटी उत्पन्न होती है डीएनए के अंदर इन इंडिविजुअल ऑफ द स्पीसीज। अब ऊपर इसमें पूछा क्या है, तो इसमें पूछा कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो देखो, पहला मैंने बता दिया आपको सही है, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, क्योंकि तीनों सेंटेंस एकदम एग्जैक्ट यही बोल रहे हैं कि इनके म्यूटेशन होने के कारण से, चेंजेस होने के कारण से ऑर्गेनिज्म में वेरिएबिलिटी देखने को मिलती है। ऑप्शन देखो, इसमें से एक बी, ए बी और डी आना चाहिए, ठीक है। इसका राइट आंसर आ जाएगा ए बी डी, मतलब डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 29। देखो भी 29 का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हो सकता है कभी पढ़ा हुआ कभी नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन के अंदर अपन देखें कि कोई भी क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनकी एंड के फ्यूज होने के कारण से क्रोमोसोम की संख्या में क्या आती है, कमी आती है। सीधी सी बात है। जैसे मान लो मैं ये कहूं कि एक क्रोमोसोम यहां पे है, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम यहां पे है, ये है। अब मैं ये कहूं, इसको आप ये कर दो, ये कंडीशन है, इनमें दोनों में ट्रांसलोकेशन हुआ तो यहां पर बन गया। तो ये जो कंडीशन है, इसी के साथ में नीचे क्या जुड़ गया, रेड वाला जुड़ गया यहां पर, ये आके, तो ये तो कैसा हो गया, बड़ा हो गया। और यहां पर अपन देखें, छोटा सा फ्रेगमेंट तो इसका है और छोटा सा फ्रेगमेंट किसका है, इसका है, और छोटा सा फ्रेगमेंट इसका है। तो एक तो ये बन गया और एक कैसा बना है, एक बना है ये वाला। तो एक तो कंप्लीट बना है बड़ा और एक छोटा बना है। इसका मतलब ये तो सरवाइव कर जाएगा, दो क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन तो इसमें है, और ये छोटा जो बना, छोटी छोटी आर्म इनमें मिली है, ये थोड़े दिन के बाद में लॉस हो जाएगा, तो खत्म हो गया। इसका मतलब दो क्रोमोसोम के एंड फ्यूज होने के कारण से एक क्रोमोसोम में बदल गया, जबकि छोटे से फ्रेगमेंट बचे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम की संख्या धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज होती है इस मेथड के कारण से। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन रिजल्ट, मतलब इसका परिणाम क्या आएगा, ब्रिज ब्रेकेज फ्यूजन ब्रिज साइकिल रिंग क्रोमोसोम लिगार्ड रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। ये सही बात है, क्रोमोसोम की संख्या है वो धीरे धीरे उनमें क्या आएगी, कमी देखने को मिलती है। जो मैंने बताई दी आपको, दो क्रोमोसोम से जब एक बन रहा है तो सीधी सी बात है, अगले किसी और में हो गया तो और एक क्रोमोसोम कम हो गया, ठीक है ना। क्रोमोसोम की संख्या धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। देखो भाई, एक चीज मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते टाइम पे आप देखते हो तो क्वेश्चन को थोड़ा सा शांति से, थोड़ा सा माइंड एकदम रिलैक्स करके आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कभी भी जल्दबाजी में, जैसे मान लो कई बार क्या होता है कि पहला ऑप्शन ऐसा आता है, ए ऑप्शन, कि एकदम एग्जैक्ट जो आंसर क्वेश्चन आपने दिया है उसी का आंसर ए ही है। तो अपन क्या करते हैं, इतने जल्दबाजी में रहते हैं, पैरा टिक कर दिया और आगे चले जाते हैं।
जबकि होता क्या है, बी भी ऐसा ही आंसर होता है, सी भी ऐसा ही होता है, डी भी ऐसा ही होता है। फिर नीचे ऑप्शन आते हैं, उनमें से ए बी सी डी राइट करना तो वो नीचे वाला था, कर दिया ऊपर वाला। इसलिए जो भी क्वेश्चन को आप करो एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एकदम धैर्य के साथ करना है अपने को, ठीक है ना, ताकि मिस्टेक के जो सिली मिस्टेक्स है उनके चांसेस थोड़े से क्या रहे, कम रहे, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहां पर देखो, द बेसिक मिनिमल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स में होना क्या चाहिए, तो मैंने आपको पहले बताया है, ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है, इन्वर्टेड रिपीट्स होने चाहिए, एक ट्रांसपोजेबल क्या होना चाहिए, जीन होना चाहिए, बस ये चीजें होनी चाहिए, वो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की टोटल वीडियो है वो प्लेलिस्ट में डाल भी रखी है, बना भी रखी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पर 30 देखो, तो 30 में ऑप्शन देखो भाई, इसमें से अब कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के लिए क्या सही है, द साइट ऑफ ओरिजिन, रेप्लिकेशन एंड इन्वर्टेड रिपीट्स। अगला है जीन फॉर एंजाइम ट्रांसपोजेज, ये भी सही है पहला सेंटेंस तो, एंड इन्वर्टेड रिपीट्स, ये भी सही है, दोनों सेंटेंस सही है इसके। तो इसका मतलब बी ऑप्शन जो है वो एकदम अप्रोप्रिएट इसका है, तो इसका राइट आंसर जाएगा वो बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैं यहाँ समझाने के तौर पे अगले सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखते ही इनमें से पता है कि इसका आंसर यही आएगा। लेकिन आप लोग जब एग्जाम में बैठते हो तो चारों ऑप्शन आप कंपलसरी रूप से पढ़ना, कितना भी कॉन्फिडेंस हो, कितना भी 100% कॉन्फिडेंस हो आपको, तो भी चारों ऑप्शन आपको पढ़ के ही अगले क्वेश्चन पे जाना है, कितना भी ओवर कॉन्फिडेंट मत करना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 31, द वर्म दैट कॉज फिलेरियासिस एंड एलिफेंटियासिस। देखो ये फिलेरियासिस और जो एलिफेंटियासिस जो है, जिसके अंदर हाथी पांव रोग डिजीज के नाम से भी अपन जानते हैं, इसमें जो पैर है वो अपन 11th 12th एनसीईआरटी में कहीं देखा होगा आपने डायग्राम, एक मोटा सा पैर ऐसे लेके बच्चा बैठता है, वो वाली डायग्राम है। और खासतौर से ट्रांसमिटेड मॉस्किटो के कारण से होता है, देखो ये। और डिजीज होती जो है वो किसके द्वारा होता है, निमेटोड्स के द्वारा होता है। तो निमेटोड्स का जो मेंबर है वाउचेरिया ब्रोंकाई, ठीक है ना, ये इसका आंसर होगा वाउचेरिया ब्रोंकाई। तो सी तो इसका आंसर है। और ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, मॉस्किटो के द्वारा होता है। एग्जाम्पल मेंबर किसका है, ये निमेटोड्स का मेंबर है, याद रखना भाई ये चीजें, ठीक है। आपको कई बार क्वेश्चन ऐसे डिजीज में कई बार पूछे जाते हैं कि ये मेंबर है किसका, प्रोटोजोआ है, निमेटोड्स है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, क्या है, तो नाम के साथ आपको पता होना चाहिए। तो वाउचेरिया क्या है, निमेटोड्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 32 में अपन देखें, एक चीज और ऐड कर लेना भाई, अभी मैंने जो बताया था रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन बताया था। रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन खासतौर से कौन से क्रोमोसोम्स के अंदर देखने को मिलते हैं, ऑब्जर्व होते हैं, तो आप लोग नंबर लगा के लिख लो इसको 13, 14, 15, 21, 22। और ये ही नंबर जो है 13, 14, 15, 21, 22 जो है खास तौर से कई बार ऐसे न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस पाया जाता है, न्यूक्लियोलस के अंदर कौन से जीन्स पाए जाते हैं, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन पाया जाता है वहां पर। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन जो है वो रेस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर सेंटर। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर सेंटर जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोलस बनाते हैं। तो न्यूक्लियोलस किससे बने होते हैं, सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। उसमें कौन से क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, तो न्यूक्लियोलस बनाने के लिए भी 13, 14, 15, 21, 22 इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। ये आप उसमें भी याद रखना, आपको न्यूक्लियोलस को बनाने के लिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन किस में पाए जाते हैं, तो आ जाएगा 13, 14, 15, 21, 22। और सेम यही रॉबर्टसोनियन जो ट्रांसलोकेशन है इसमें भी कौन से पाए जाते हैं, 13, 14, 15, 21, 22। ये लिख लेना भी आप लोग। आगे देखो, ए स्पेसिमेन यूज्ड एन ऑथर और डिजाइंड एज ए नोमेनक्लेचर, ठीक है। प्लांट का किसी भी स्पेसिमेन का है जिसको ऑथर और डिजाइंड जो है वो क्या करता है, उसका नामकरण करना चाहता है। नामकरण करने के लिए उसको आधार मानता है किसी स्पेसिमेन या किसी सैंपल को, तो वो सैंपल कौन सा होता है, तो स्टार्टिंग अगर मानता है तो वो होलोटाइप है, ठीक है ना। स्टार्टिंग अगर मानता है तो होलोटाइप। देखो भाई मैं आपको बता दूं, ये जो टाइप है 8 प्रकार के टाइप हैं, ठीक है ना। स्पेसिमेन के 8 प्रकार के टाइप है, और मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूँ ये 8 प्रकार के टाइप आप देख के चलो। हो सकता है मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 10 मिनट का, 5 मिनट का, उसमें 8 को टाइप को आपको बता दूंगा, तो एक एक लाइन बता दूंगा सिर्फ। जब भी डेफिनेट इनमें से ऐसा होता है, मोस्टली जितनी भी एग्जाम में आप लाइफ साइंस में बैठते हो, एक क्वेश्चन इस स्पेसिमेन में से फिक्स आता है। कितने भी पेपर उठा के देख लेना, एक क्वेश्चन हमेशा इसमें से आएगा, चाहे वो इनमें से आइसो टाइप पूछ ले, चाहे नियो टाइप पूछ ले, चाहे पेरो टाइप पूछ ले, चाहे होलो टाइप पूछ ले, एक जरूर पूछेगा।
ये पढ़ना है भैया अपने को, ठीक है ना। इसका राइट आंसर जो है वो होलोटाइप आ जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, पहला स्पेसिमेन है और डायरेक्ट ऑथर उसको नाम करने के लिए यूज में ले रहा है, तो होलोटाइप होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 33। एस्केरिस की बात करें अपन तो एस्केरिस जो है एस्के हेलिमेंथिस का मेंबर है, और एस्के हेलिमेंथिस जो है उसमें सिलोमेट जो होती है वो कैसी होती है, सूडोसिलोमेट होती है। मतलब वो मेसोड्रम की स्प्लाइट होने से नहीं बनती है, मतलब केविटी जरूर पाई जाती है लेकिन वो मेसोड्रम के स्प्लाइट होने से नहीं बनती है, मेसोड्रम से नहीं कवर्ड रहती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सूडोसिलोमेट आ जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है ना, एस्केरिस। क्लियर हो। इसका क्वेश्चन नेक्स्ट अपन देखें 34। देखो भाई, इसमें पूछा गया है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज, देखो रेयर स्पीसीज का मतलब क्या है कि कोई भी एक छोटी सी पॉपुलेशन हो, किसी एक जगह के ऊपर पाई जाती हो, उसमें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। लेकिन रेयर का मतलब है कोई बस बहुत कम पॉपुलेशन पाई जाती हो, ठीक है ना, खतरा कुछ नहीं है उसके ऊपर। तो ऐसी स्पीसीज देखो, ए स्मॉल पॉपुलेशन दैट इज नॉट एट प्रेजेंट एंडेंजर्ड, उसमें खतरा कोई संकटग्रस्त नहीं है वो, और वल्नरेबल बट आर एट रिस्क में भी, अगर उसमें अचानक से कोई हानिकारक प्रभाव पड़ता है, डिस्ट्रॉय होती है, तो मे भी उसको वो एंडेंजर में चली जाएगी, नष्ट हो जाएगी वो पूरी स्पीसीज। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में उसमें कोई भी एंडेंजर्ड कंडीशन नहीं है, बस पॉपुलेशन छोटी सी है उसकी, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, रेयर स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए इसका बेस्ट आंसर है। ए स्मॉल पॉपुलेशन दैट इज नॉट प्रेजेंट एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड में नहीं है, वल्नरेबल भी नहीं है, लेकिन रिस्क में है। रिस्क का सीधी सी बात है, 5 मेंबर है एक स्पीसीज के, अगर 5 को मार दिया जाए तो स्पीसीज खत्म, रिस्क तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 35। द फॉस्फोरस साइकिल इज अनयूजुअल बिकॉज इट इज इंटायरली। देखो फॉस्फोरस और सल्फर, हर क्वेश्चन के जियोलॉजिकल जो साइकिल होते हैं 4, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और वाटर, कार्बन, ये सभी जो साइकिल है 4-5 ही साइकिल है, 4-5 साइकिल में से एक क्वेश्चन हमेशा मिलता है। खासतौर से मिलता भी कौन सा है, सल्फर और फॉस्फोरस का ही मिलता है। सल्फर और फॉस्फोरस का जब भी क्वेश्चन आता है सेडिमेंट्री रॉक से आपको आंसर करने हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो डिपोजिशन होते हैं लेयरिंग के रूप में, वो फॉस्फोरस और सल्फर दोनों का डिपोजिशन देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा सेडिमेंट्री, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है सेडिमेंट्री। ये आपको याद रखना है भाई, 4-5 साइकिल है ये, थोड़ा सा देख के जाना अच्छे से आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 36। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से स्टेटमेंट देखो भी कौन सा कैसा है। वुडलैंड आर इकोसिस्टम इन विच द क्राउन ट्री फॉर्म ए कंडीशन कैनोपी। सर्प्स आर इकोसिस्टम इन विच सर्प्स फॉर्म ए फेयरली कंटिन्यूअस कैनोपी। ये पूछा है कि सर्प लैंड जो है, सर्प लैंड का मतलब है सर्प से बना हुआ इकोसिस्टम हो, जिसमें सभी झाड़ियां और सर्प्स जो है वो इक्वल रूप से हो, और इक्वल रूप से उनकी जो ऊंचाई देखे अपन तो उनको इक्वल रूप से कैनोपी माने कि इक्वल रूप है उनका कैनोपी, कहां तक उनका सर्वाइव फैला हुआ है वो। तो सर्पलैंड आर इकोसिस्टम इन विच सर्प्स फॉर्म ए फेयरली कंटिन्यूअस कैनोपी सेवरल मीटर अबव द ग्राउंड। तो ये इसका आंसर राइट आएगा, क्योंकि सर्प्स जो होते हैं वो सर्प्स आपस में मिलकर एक कैनोपी बनाते हैं, एक इक्वल कैनोपी बनाते हैं ग्राउंड के ऊपर की तरफ। जैसे मान लो सर्प्स है वो 3 फीट की ऊपर है, 2 फीट के ऊपर है, 4 फीट के ऊपर है, तो सभी इक्वल रूप से कैनोपी बना के रखते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो बी, इसका स्टेटमेंट आ जाएगा, सही स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें स्क्रब लैंड आर इकोसिस्टम ग्रासेस, ठीक है ना। इसमें केवल 2 ही आएगा भाई, इसका आंसर भी मैंने भी बताया है, तो इसका भी यहाँ पर भी ओनली 2 ही कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो ये क्वेश्चन देखो भाई, एसिड रेन के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया है। एसिड प्रेसिपिटेशन किल फिश, जो फिश होती है लेग्स के अंदर, उनको क्या करते हैं, इसमें फिश है उनको क्या करते हैं, ये किल कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ऐसा क्या होता है, तो जो एसिड रेन होती है, जैसे ही एसिड रेन पृथ्वी के ऊपर आती है, लैंड पे आती है, तो वहां पर सॉइल के अंदर प्रेजेंट जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम को वो डिजोल्व करती है अपने साथ में, और एल्यूमिनियम को वो रेन जो है एसिड रेन, उसके साथ बहता हुआ पानी की स्ट्रीम जो है, लेक है, पॉन्ड है, उनमें बह जाता है क्या, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम के अधिक लेवल बढ़ने के कारण से, एल्यूमिनियम की हाई कंसंट्रेशन होने के कारण से, उस लेक के अंदर जो फिशेस है
वो अपना प्रॉपर फंक्शन रूप से नहीं कर पाते, जिसके कारण से उन फिशेज की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर एसिड रेन जो प्रेसिपिटेशन है उसके कारण से होने वाले साइड इफेक्ट क्यों होते हैं कि फिश वगैरह किल हो जाती है पानी के अंदर, तो इसका मेन कारण है एल्यूमिनियम का कंसंट्रेशन बढ़ना, दूसरा है मर्क्यूरी के लेवल का बढ़ना। तो इसमें पहला पूछा है तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एल्यूमिनियम आयंस की कंसंट्रेशन का बढ़ना। अगर इसके बाद में पूछा जाए तो मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 38। भाई इस क्वेश्चन का बारे में देखो, मैं हर पेपर मैंने आपको कम से कम भी 5-7 पेपर सोल्व करा दिए होंगे। जितने भी पेपर सोल्व कराए मैं आपको हर पेपर में बता रहा हूँ, आर सिलेक्टेड के सिलेक्टेड स्पीसीज पढ़ लेना, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा आपके, ठीक है ना। तो स्मॉल पार्क, अब भाई स्मॉल पार्क है, जगह भी कम है, तो ऐसी स्पीसीज चाहिए जो जल्दी से रिप्रोड्यूस कर खत्म हो जाए। तो शॉर्ट लाइफ जो स्पीसीज है वो कौन सी होती है, आर सिलेक्टेड होती है। तो यहाँ सीधा सही है। स्मॉल पार्क टेंड टू सपोर्ट ओनली, किसको सपोर्ट कर सकती है, केवल ऐसी स्पीसीज जो कुछ टाइम के लिए जीवित रहे, कुछ टाइम रिप्रोडक्शन करके निकल ले आगे, तो वो आर सिलेक्टेड स्पीसीज होती है। इसके बारे में बार बार नहीं बता पाऊंगा। आर सिलेक्टेड की स्पीसीज सिलेक्शन जो है वो सभी वीडियो में बता रहा हूँ आपको क्या होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 39। द न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन, ठीक है ना। न्यूट्रल थ्योरी इवोल्यूशन का मतलब है कि इवोल्यूशन के दौरान जो जेनेटिक मटेरियल होता है अपना, उनमें हल्का हल्का चेंजेस जो है वो हमेशा होता रहता है, लेकिन ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल प्रकार के म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। यहाँ पर देखो मोस्ट मॉलिक्यूलर डिफरेंशियस आर न्यूट्रल, सही बात है। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्ट ऑन न्यूट्रल एलिल्स एंड लीड टू इवोल्यूशन, सही बात है। जितने भी जो इवोल्यूशन चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूट्रल प्रकार के होते हैं, लेकिन इवोल्यूशन में धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, ठीक है। बी देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल अवेलेबिलिटी लिमिटेड सोर्सेज वुड लीड टू स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस नेचुरल सिलेक्शन एंड एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स बिकम इनकॉर्पोरेटेड इन द जीनोटाइप एंड हेरिटेबल एंड एक्यूमुलेशन जेनेटिक आफ्टर। इसमें भी इसका आंसर जो है इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये यही आएगा, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया इसके नाम से ही, देखो इस थ्योरी के नाम से ही लग रहा है न्यूट्रल इवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया जो भी चेंजेस होते हैं वो मोस्टली ब्रॉड लेवल पे नहीं होते हैं, चेंजेस हमेशा वेरी स्लो होते हैं। अगर अपने से एंसेस्टर में कई पीढ़ी अपन देखें तो उनके जीनोटाइप और अपने जीनोटाइप में माइनर सा डिफरेंस देखने को मिलता है। चेंजेस जरूर होते हैं लेकिन लगभग चेंजेस कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। इनके कारण से हल्का हल्का वेरिएशन होने के कारण से इवोल्यूशन देखने को मिला है। तो उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया मोस्ट मोलिकुलर डिफरेंशिएशंस आर न्यूट्रल एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्ट ऑन न्यूट्रल एलिल्स लीड टू इवोल्यूशन, उनके कारण से धीरे धीरे इवोल्यूशन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 40 में अपन देखें 40 में देखो अपने को सिर्फ मैच करना है, आपको जो जियोलॉजिकल मतलब अपने कहीं पीरियोडिक साइकिल है, उन पीरियोडिक साइकिल जो है इवोल्यूशन के दौरान और उनके एरा है और पीरियोडिक साइकिल है, पीरियड्स है, उनको मैच करना है। कौन से एरा के अंदर कौन से पीरियड्स इंक्लूड किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक साइड में तो एरा दिए गए हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले चीज तो जैसे अपन बात करें क्वाटरनरी और टर्सनरी, ये किसके होते हैं, ये सिनोजोइक के अंदर आते हैं, ठीक है। क्रिटेशियस, जुरासिक और टेरासिक ये किस में आते हैं, मीजोजोइक्स में आते हैं। और बच्चा प्रीमियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन, सिलोरियन और ऑर्डोविशियन और कैम्ब्रियन ये किस में आते हैं, प्लियोजोइक में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लो इसमें, ए में 3, 2 में 1, 1 में 3, 1 में 3, 2 में 1 और 3 में 2। राइट आंसर आ जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 41। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द मॉलिक्यूलर क्लॉक। मॉलिक्यूलर क्लॉक होती क्या है, देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्रोटीन का एक्सप्रेस होना। मॉलिक्यूलर क्लॉक का मतलब है अपनी बायोलॉजिकल जो कंडीशन है उसमें ये डिसाइड करे कि कब दिन होता है कब रात होता है, उस पीरियड को कौन मेंटेन करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक करती है। तो यहाँ पर पूछा है मॉलिक्यूलर क्लॉक। मॉलिक्यूलर क्लॉक का है वो डिसाइड करती है कौन से प्रोटीन कब एक्सप्रेस होनी है और में डिफरेंशिएशन कब होना है, क्या चीजें होना है, ठीक है ना। इसमें देखो ऑप्शन देखो, पहला टू शो
पोजिशन ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन्स, शो ओरिजिन ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये तो गलत है, कोई मतलब ही नहीं है। द मूव्स डिफरेंट रेट ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स, ठीक है ना। अलग अलग प्रोटीन अलग अलग टाइम के ऊपर एक्सप्रेस होती है, अलग अलग क्वांटिटी के अंदर एक्सप्रेस होती है। ये ही क्या होती है, मॉलिक्यूलर क्लॉक होती है। कितनी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग कोई प्रोटीन कोई प्रोडक्ट का निर्माण हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर भी है, वो भी सी आ जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अपन 44 आई थिंक 41 आ गया, इसका मतलब 42। यहाँ पर देखो भाई 42। सिम्पैट्रिक और एलोपैट्रिक दो प्रकार के स्पेसिएशन होते हैं। स्पेसीज निर्माण होने के लिए दो प्रकार के होते हैं। देखो इसमें पूछा सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन अकर अमोंग द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू, किसके कारण से होते हैं। देखो भाई एक एलोपैट्रिक होता है, एक सिम्पैट्रिक होता है। कोई पॉपुलेशन है, यहाँ पर कोई पॉपुलेशन रहती है, एक ही पॉपुलेशन है, एक ही स्पीसीज है। अचानक से यहाँ पर कोई बैरियर आ गया, कोई रोड निकाल दी, कोई नदी नहर नाला निकल गया, ये ऑर्गेनिज्म इधर आ नहीं सकते, ये वाले इधर जा नहीं सकते, तो ये आपस में मीटिंग कर लेंगे और ये आपस में मीटिंग करने लगेंगे। धीरे धीरे ये स्पीसीज बी बन जाएगी, ये स्पीसीज ए बन जाएगी। तो इसमें बैरियर अगर उत्पन्न हो, बैरियर टर्म अगर बीच में आए, जियोग्राफिकल कोई बैरियर आए, तो उसे तो क्या कहते हैं, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के नाम से जानते हैं। लेकिन जिसमें कोई बैरियर ना आए, सभी पॉपुलेशन एक साथ रहती है, कोई वेरिएशन नहीं है, सभी ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को अवॉइड करने लगे, ऑर्गेनिज्म आपस में साथ रहते रहते एक दूसरे को अवॉइड करने लगे और मेटिंग के लिए अवॉइड करने लगे। तो कुछ मेंबर, इंटरेस्टेड मेंबर आपस में मेटिंग करेंगे, कुछ इंटरेस्टेड मेंबर आपस में मेटिंग करने लगेंगे और एक दूसरे को अवॉइड करने लगेंगे। धीरे धीरे देखते देखते टाइम के साथ में स्पीसीज कन्वर्ट हो जाएगी, दो स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाएगी और रिप्रोडक्टिव डिफरेंट हो जाएंगे, फिर वो एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वो, ठीक है ना। तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। बैरियर कुछ नहीं है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखो अपन, जियोग्राफिकल सेपरेशन, ये तो मैं बता दिया एलोपैट्रिक का नाम है। दूसरा देखो लिविंग टुगेदर, साथ रहने के कारण से उनमें उत्पन्न होने वाले रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, इसका मतलब इसका यही आंसर आएगा, लिविंग टुगेदर, साथ रहते रहते वेरिएशन। ओरिजिन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, ये तो मतलब ही नहीं है, म्यूटेशन। इसका सेकेंड कारण है कि म्यूटेशन हो सकता है इनमें आपस में, किसी भी कारण से अगर म्यूटेशन हो तो भी सिम्पैट्रिक में इंक्लूड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इतना डीप नहीं पूछा है इन्होंने, सिंपल सा पूछा है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन अकर अमोंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू, किसके कारण से होता है, साथ साथ रहने के कारण से, उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होने के कारण से कैरेक्टर सब वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा सेकंड बी। यहां पर देखो भाई आपको मैच करना है इनमें से, एक साइड में तो आपको मार्कर दिया है, एक साइड में एग्जाम्पल दिया, कौन सा मार्कर कौन से एग्जाम्पल के लिए सुटेबल है। जैसे मान लो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है, तो मॉर्फोलॉजिकल मार्कर है सीधी सी कोई पर्टिकुलर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट करने के लिए जो मार्कर यूज में लिया जाता है। जैसे मॉर्फोलॉजिकली है तो ग्रेन है, ग्रेन का कलर है, तो ग्रेन का कलर मॉर्फोलॉजिकली है, उनको आप अलग कर सकते हो, लाल वाला इधर कर दो, ग्रीन वाला इधर कर दो, येलो वाला इधर कर दो, कर सकते हो मॉर्फोलॉजिकली। तो उसका तो सामने आ जाएगा ए, ये तो ए की आ जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड आ जाएगा आपका बायोकेमिकल मार्कर। बायोकेमिकल मार्कर जहां केमिकल्स के आधार पर, प्रोटीन्स के आधार पर अगर आप सेपरेट करते हो किसी चीज को, तो यहाँ पर आ जाएगा आइसो एंजाइम, स्टोरेज प्रोटीन्स, ये आ जाएगा भाई। इसमें कौन सा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी में 3। यहाँ पर देखो साइटोलॉजिकल मार्कर, साइटोलॉजिकल मार्कर मतलब साइटोप्लाज्म में जो भी चीजें प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल या फिर अपने क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, साइटोजेनेटिक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा बेंडिंग 4। बेंडिंग जो है जी बेंडिंग, ये किसमें होता है, साइटोलॉजिकल मार्कर डिफरेंशिएट करने के लिए आता है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार के कैरियोटाइप बनते हैं क्रोमोसोम्स के, उनकी बेंडिंग के द्वारा आप स्टडी कर सकते हो। मॉलिक्यूलर मार्कर की बात करते हो तो सीधा सा मॉलिक्यूलर मार्कर में डीएनए सीक्वेंसिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर 4 में आ जाएगा 2 ऑप्शन, ये आप मैच कर लेना। यहाँ पर देखो आप, ठीक है ना। यहाँ पर अपन देखें, इसमें थोड़ा सा देखो, पहले मैच करो। ऑर्गेनिज्म दिया गया है, कौन से ऑर्गेनिज्म कौन से पोल्यूटेंट को
फाइटो एक्सट्रैक्शन करता है, मतलब वहां से उसको निकालने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, पहले अपन देखो हेलियंथस एनवस। हेलियंथस एनवस जो है वो आर्सीजेनिक, ये जो है आर्सेनिक, इसको फाइटो एक्सट्रैक्ट मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है, ये प्लांट उगाया जाता है। ठीक है, सेलिक्स, सेलिक्स जो है विमिनेलिस, ये किसके लिए आता है, तो ये कैडमियम के लिए आता है। सेकंड है ब्रेसिका जेंसिका मस्टर्ड, ये आता है लीड के लिए। और बीटा वल्गेरिस है, वो किसके लिए आता है, साल्ट के लिए। शायद इसमें एक के सामने ए, बी के सामने दो, ऐसे कुछ है, इसका राइट आंसर भी होगा ये शायद। 1 2 3 4, ये ही इसका राइट आंसर होगा। जो इनके सामने है वो इनका सही करेक्ट ऑर्डर है, वो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द बायोसेंसर। बायोसेंसर के रूप में क्या सेंटेंस सही है। बायोसेंसर्स होते क्या हैं, किसी भी बायोमोलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को, क्वांटिटी को मापने के लिए यूज में लिया जाता है, उनको पहचानने के लिए यूज में लिया जाता है, उसको अपन बायोसेंसर कहते हैं। These detect and measure sugar, proteins and hormones in human body। देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर तो आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। These detect pollutant in abiotic component of environment, environment के अंदर। दूसरा है these detect toxins in industrial effluent। These estimate hemoglobin in the, यहाँ पर देखो कोड्स देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। करेक्ट रिगार्डिंग द बायोसेंसर, यहाँ पर देखो दीज डिटेक्ट। हाँ, ये हो सकता है कि बॉडी के अंदर नहीं कर सकते, बॉडी के बाहर तो आप कर ही सकते हो। दीज डिटेक्ट, तो बायो जो रिएक्टर्स है उसमें शुगर भी चेक कर सकते हो आप, प्रोटीन्स भी कर सकते हो और हार्मोन्स का लेवल भी चेक कर सकते हो, लेकिन बाहर आप निकाल कर उनको कर सकते हो। दीज डिटेक्ट पोल्यूटेंट एबायोटिक, ये भी कर सकते हो। यहाँ पर कोड देखो आप, ठीक है ना, 1 2 3, क्योंकि दीज एस्टिमेट हीमोग्लोबिन इन ब्लड, ब्लड की हीमोग्लोबिन के लिए तो अलग से टेस्ट आता है। तो यहाँ पर जो तीनों चीज है, आप ये शुगर, प्रोटीन्स, ये भी डिटेक्ट कर सकते हो, एबायोटिक जो कंपोनेंट्स है वो कर सकते हो, और टॉक्सिन्स का लेवल है वो कर सकते हो। हीमोग्लोबिन के लिए अलग से मेडिकल का टेस्ट है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है वो आ जाएगा सही ऑप्शन। यहाँ पर देखो बी ऑप्शन, 1 2 3 ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ये आपको मैच करना है। इथेनॉल इज जनरली प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन विद हेल्प ऑफ। इथेनॉल किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, अपन जानते हैं इथेनॉल जो है बैक्टीरिया, मतलब उसके बाद इसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है सैक्रोमाइसिस सेरीवेसाई के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो सैक्रोमाइसिस सेरीवेसाई, ये इसका राइट आंसर होगा। ये इसकी स्पीसीज और ये इसका जीनस और इसकी स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 47, रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का जो रिजोल्यूशन पावर है और नॉर्मल जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके कंपैरिजन कितना ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी। यही क्वेश्चन सेम ये भी, ठीक है, 10 टाइम, 100 टाइम और 1000 टाइम। तो हमेशा इसका राइट आंसर जो है वो 1000 गुना अधिक होता है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में सेट की में रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 48, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का भी हर बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैंने आपको बता दिया, कोई भी बैक्टीरिया है उसके अंदर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई वायरस उनके ऊपर अटैक करता है और वायरस अपना जीन बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करता है, तो बैक्टीरियल जीन जो है वो क्या बनाते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पहले से प्रेजेंट होते हैं। और वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स डीएनए को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि वो वायरस अपनी ग्रोथ उस बैक्टीरिया में ना कर सके और अपनी बैक्टीरिया की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं वो अपने बैक्टीरिया की बाहर से आने वाले डीएनए से प्रोटेक्शन करते हैं, उनको डिग्रेड कर देते हैं। यहाँ पर देखो हेल्प प्रोटेक्टिंग इन्वेडिंग अदर ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से अदर ऑर्गेनिज्म की प्रोटेक्शन नहीं, उनकी जेनेटिक मटेरियल की प्रोटेक्शन करते हैं। प्रोटेक्टिंग बैक्टीरिया फ्रॉम फॉरेन डीएनए, बाहर से आने वाले डीएनए सच एज वायरस डीएनए, इनसे क्या करता है, हमेशा प्रोटेक्शन करता है। इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 49, देखो
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक यूज टू डिटेक्ट न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस प्रेजेंट इन इंटेक्ट सेल। किसी भी सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट, आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो फिश मेथड इज द बेस्ट मेथड, फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना, फ्लोरोसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा आप मेथड कर सकते हो। मैंने टेक्निक पढ़ा भी रखी है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, लास्ट क्वेश्चन देखो, द एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी स्टडी द रोजेलिन फ्रैंकलिन और ये म्यूरिस एच.एफ. विल्किंस शो दैट, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने डीएनए का जो लीनियर पैरेलल जो है या फिर उनका स्ट्रक्चर बताया अपन कि दो स्ट्रैंड से बने हुए हैं, वहां तक उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर देखो, डीएनए कंटेन ओनली 4 काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये सभी चीजें खास तौर से जो वाटसन क्रिक मॉडल है उन्होंने बताए थे। डीएनए इज ए हेलिक्स यूनिफॉर्म डायमीटर्स, तो इन्होंने ये चीज बता दी थी। द अमाउंट ऑफ एडेनिन फाउंड इन डीएनए इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थायमिन, ये चीजें वाटसन क्रिक ने बताई। इसका मतलब इनका जो राइट आंसर है वो बी वाला है, क्योंकि इन्होंने बता दिया था कि डीएनए जो है वो 2 स्ट्रैंड के बना हुआ है, दोनों स्ट्रैंड का जो डायमीटर है वो हमेशा बराबर चलता है, ठीक है ना, बेस एंगस्ट्रॉम जैसे अपन मानते हैं कि इन्होंने डायमीटर बता दिया था। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन जो हैं वो राजस्थान के 2013 का पेपर जो था उसमें 50 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले जो पार्ट पेपर सेकंड है, पेपर थर्ड जो मतलब है, उससे अगले पार्ट में अपन बात करेंगे। आज के लिए इसी पार्ट का अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है 50 क्वेश्चन का। ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट जो 10 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, जो भी आपके डेज बचे हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व जरूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी की हुई आपके सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। थ्योरी कोई बच्चा कितनी भी पढ़ ले, जब क्वेश्चन जब आता है तो उस टाइम में थोड़ा सा वो गड़बड़ा जाता है। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा रखिए, ठीक है, ताकि आपको बेनिफिट हो सके। इसी के साथ में आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।